हेलो गाइस, वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए इसी के साथ आज हम अपना ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का लेक्चर कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है ना, हमने 2 पार्ट इस पे किए हैं और पार्ट 3 करने जा रहे हैं। और आज के पार्ट में आपका जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो हम कंप्लीट कर लेंगे और आपका मेजर पोर्शन जो ट्रांसपोर्ट वाला पोर्शन है वो हम ख़त्म करने जाएंगे आज। ठीक है ना, हमने देखा था ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में सबसे पहले जो ट्रांसपोर्ट का पार्ट हमने देखा उस पर हमने देखा कि लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और हमने देखा एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में हमने रोडवेज़ पढ़े, रेलवेज़ पढ़े। ठीक है ना, और इस पे जो ऑयल पाइपलाइंस है वो आज पढ़ने हैं। ठीक है ना, पाइपलाइंस आज पढ़ लेनी है तो ये कंप्लीट होगा इसके साथ। आज आपका वाटर में हमने वाटरवेज़ देखे, इंपॉर्टेंट नेशनल वाटरवेज जो है उन चीज़ों को हमने डिस्कस किया। और आज ट्रांसपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट करने जाएंगे और पाइपलाइंस भी देख लेंगे, इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस। ओके, तो इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है। आप इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए बाकी दोस्तों तक। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा कंटेंट आप लोगों के सामने हम ला रहे हैं, बड़ी मेहनत लग रही है ऐसे कंटेंट को लाने में। तो चलिए एयर ट्रांसपोर्ट की अगर बात कर लेंगे। ठीक है ना, कल हमारा जो लेक्चर था वो रेलवेज़ तक ही था, रेलवे हमने ख़त्म किया, सारा कुछ हमने इंपॉर्टेंट चीज़ देखी। और एक बात वहाँ पे ऐड करना, जो गैटिमान एक्सप्रेस है, रेलवेज़ है। ठीक है ना, गैटिमान रेलवेज़ जो है वो फास्टेस्ट है इंडिया में, फास्टेस्ट रेलवेज़ है। ठीक है ना, कल मैंने नहीं बोला था तो आज मैं इसको ऐड करना अपने नोट्स पे। सो एयर ट्रांसपोर्ट की बात कर लेंगे। एयर ट्रांसपोर्ट जिसको एविएशन भी बोला जाता है, इंडिया में इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, एक होता है डिफेंस के लिए और दूसरा होता है सिविल के लिए, जिसको मिलिट्री बोला जाता है। ठीक है ना, मिलिट्री एंड द सिविल एविएशन। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम देख लेंगे जो मिलिट्री एविएशन है। इंडियन एयर फोर्स जो है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1932। इंपॉर्टेंट डेट है, इस डेट को याद रखना। 8 अक्टूबर 1932 इंडियन एयर फोर्स वाज इस्टेब्लिश। ठीक है, और याद रखना जो इंडियन एयर फोर्स है, डिफेंस की बात कर रहा हूँ, ये 4th लार्जेस्ट इंडियन एयर फोर्स इज़ द 4th लार्जेस्ट एयर फोर्स। ठीक है ना, ये 4th लार्जेस्ट एयर फोर्स है। और सिविल एविएशन की अगर बात कर लेंगे, सिविल एयर ट्रांसपोर्ट जो इंडिया का है वो 3rd लार्जेस्ट है। ठीक है ना, याद रहेगा आपको। 4th लार्जेस्ट हमने देखा कि इंडियन एयर फोर्स जो है 4th लार्जेस्ट है। और रेलवेज़ में भी हमने एक बात देखी थी कि इंडियन रेलवे सिस्टम जो है वो 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। सो रेलवेज़ भी 4th लार्जेस्ट है, इंडियन एयर फोर्स भी 4th लार्जेस्ट एयर फोर्स है वर्ल्ड में। ओके, 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड कौन सा? सिविल एविएशन की अगर बात कर लेंगे तो ये 3rd लार्जेस्ट है। डिफेंस की बात कर लेंगे 4th लार्जेस्ट, सिविल एविएशन की बात कर लेंगे तो 4th लार्जेस्ट। सबसे पहले कब स्टार्ट हुई एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया? तो 1911 में ट्रांसपोर्ट हुई। इस पर कोई पैसेंजर नहीं ट्रांसपोर्ट हुआ बल्कि एक मेल हुआ। ठीक है ना, ऑपरेशन मेल, जिसका नाम रखा था एयर मेल ऑपरेशन। ठीक है ना, एयर मेल ऑपरेशन, एक मेल पास हुआ, एक मेल थ्रू एयरप्लेन ट्रांसपोर्ट हुआ था। ठीक है ना, सो दिस ऑपरेशन वाज कमेंस्ड ओवर लिटिल डिस्टेंस 10 किलोमीटर, इलाहाबाद में ही। ठीक है ना, ये डिस्टेंस 10 किलोमीटर फ्रॉम प्रयागराज टू नैनी, दोनों इलाहाबाद में पड़ते हैं। ओके, बट इट्स रियल डेवलपमेंट टुक प्लेस, लेकिन 1911 में ये कम्युनिस्ट तो हुआ, लेकिन रियल डेवलपमेंट पोस्ट इंडिपेंडेंट में हुई। पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड मीन 1947 के बाद आप इस पर डेवलपमेंट्स देख लेंगे और वही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या होता है 1953 में इंडियन पार्लियामेंट में एक बिल आ जाती है। ठीक है ना, और फिर वही एक्ट बन जाता है, किस नाम से? एयर कारपोरेशन एक्ट बन जाता है। सो 1953 में इंडियन पार्लियामेंट पासड एयर कारपोरेशन एक्ट। और इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हुई इस एक्ट में? इस एक्ट में 8 डोमेस्टिक जो एयरलाइंस थी इंडिया में, डोमेस्टिक 8 एयरलाइंस चल रही थी, उनका मर्जर किया 1953 के एक्ट के तहत। उन 8 डोमेस्टिक लाइंस को मर्जर किया दो इम्पॉर्टेंट एंटिटीज़ में। ठीक है ना, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। देखो, इंडियन एयरलाइन इंडस्ट्री वाज नेशनलाइज्ड। इस एक्ट के तहत इंडियन इंडस्ट्री जो है, इंडियन एयरलाइन इंडस्ट्री जो है उसको नेशनलाइज किया गया। और 8 डोमेस्टिक एयरलाइन इंडिपेंडेंटली थी, तब तक ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली एट दैट टाइम। ये चीज़ें आप याद रखोगे। डेक्कन एयरवेज था उन डोमेस्टिक एयरलाइंस में से, 8 डोमेस्टिक एयरलाइंस में से डेक्कन एयरवेज, आपका एयरवेज इंडिया, भारत एयरवेज, हिमालयन एयरवेज। ठीक है ना, हिमालयन एविएशन के नाम से भी इसको बोला जाता है, कालिंगा एयरलाइन, इंडियन नेशनल एयरवेज, एयर इंडिया एंड एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया। इनको मैंने बोला आपको कि 1953 में इनको नेशनलाइज किया गया और 2 एंटिटीज़ में इनको लाया गया। गवर्नमेंट ने मर्जर किया इनका। ठीक है ना,
वेर मर्जड इंटू टू गवर्नमेंट ओनर्ड इंटाइटीज़, ठीक है ना। तो इंडियन क्या क्या नाम है, इंडियन एयरलाइंस जो कि लोकल, ठीक है ना, विद इन द कंट्री देख लेगी, और नेक्स्ट इज डेट ईयर इंटरनेशनल, ईयर इंडिया इंटरनेशनल, ठीक है ना, और यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स हो जाएंगी, और इंडियन एयरलाइन में कौन सी आएंगी, जो विद इन द नेशन, जो विद इन द नेशन फ्लाइट्स कर लेंगी, ठीक है ना। तो चलिए, इंडियन एयरलाइंस फोकस्ड ऑन डोमेस्टिक रूट्स, ठीक है ना, जो मैंने आपको बता दिया कि डोमेस्टिक रूट्स पे ये ऑपरेट कर लेंगी, फोकस इनका यही था, और इंडिया एयर इंडिया इंटरनेशनल ऑन द इंटरनेशनल सर्विसेज, ठीक है। लेकिन फिर देखिए क्या होता है, 2007 में क्या हुआ, एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाइंस वेर मर्ज्ड, यही दो इंटाइटीज़ को मर्ज किया गया और एयर इंडिया के नाम से रखा गया। लेकिन उसके बाद इसको बहुत सारे लॉसेस हुए, और गवर्नमेंट ने अब डिसाइड किया है कि इसकी जो स्टेक है, इसके जो शेयर्स है वो प्राइवेटाइज कर लेगा बाय सेलिंग 100% ऑफ इट इज स्टेक्स, ठीक है ना। 2021 27 मार्च 2021, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करंट अफेयर के रिलेटेड भी है, ठीक है ना। तो इससे पहले हमने क्या देखा था, गवर्नमेंट ने और एक चीज़ भी प्राइवेटाइज की थी, क्या, इंडियन रेलवेज़ में 109 पियर्स एंड 151 रेलवेज़, उनको भी प्राइवेटाइज किया था, ओके, उनके शेयर्स को भी प्राइवेटाइज किया था गवर्नमेंट ने। तो इन चीज़ों को आपको लिंक करना है आपस में। द इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1972 में, और आफ्टर 14 ईयर्स, ठीक है, नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी कॉन्स्टिट्यूट किया था। सो 1972 में इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया, और 1986 में, आफ्टर 14 ईयर्स 1986 में क्या हुआ, नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, ओके। सो अब इन दो ऑर्गेनाइजेशंस को, दीज ऑर्गेनाइजेशंस वायर मर्ज्ड, कौन कौन सी, एक तो नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, इन दो को मर्ज किया गया 1995 में, किसके थ्रू, एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। 1994 में बिल आई पार्लियामेंट में, 1994 में बिल आई, ठीक है ना, और फिर वही एक्ट बन गया 1995 में, जिसमें ये दो एंटिटीज़ को, ये दो जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी और नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, उनका मर्जर किया गया, और उनका नाम रखा गया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, एंड हैड बिन कॉन्स्टिट्यूटेड एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी हुई है, एंड वाज नेम्ड एज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और अब इसको देख लेंगे हम, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या होता है। और एक बात इंपॉर्टेंट है, जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन था, 1987 में एक क्रैश हुआ, एयर फ्लाइट का क्रैश हुआ, उसको बोला जाता है एयर इंडिया फ्लाइट 182, ठीक है ना, उस फ्लाइट का नाम था 182, एयर इंडिया फ्लाइट 182 का ट्रेजिक क्रैश हुआ। उसके बाद ही ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन को इस्टेब्लिश किया गया सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए। सो अब देख लेंगे हम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो हमने ऊपर डिस्कस किया कि नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मर्जर किया गया 1995 में। तो एक कॉमन बॉडी बनाई गई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो नेशनल के लिए भी होगा और इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए भी होगा, ठीक है ना। सो लेकिन ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि हमने देखा 1994 में एक्ट लाया गया और 1995 में प्रेसिडेंशियल एसेंट मिला इसको, और ये एक्ट में कन्वर्ट हुआ, ठीक है ना। सो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी। क्यों स्टैट्यूटरी बॉडी? क्योंकि ये बाई वर्च्यू ऑफ स्टैच्यू बन गई है। आई मीन टू से स्टैच्यू दैट बाई मीन्स ऑफ एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ये इसको इस्टेब्लिश किया गया है। तो इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। याद रखना, सिविल एविएशन के अंडर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट कर रही है। ओके, सो it is responsible for creating, upgrading, maintaining, managing civil air transport infrastructure in India. So एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कितने एयरपोर्ट्स को मैनेज कर रही है? 137 प्रेजेंटली 137 एयरपोर्ट्स को मैनेज कर रही है, जिसमें 24 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आते हैं। याद रखना, अगर ये याद भी नहीं रखोगे कोई बात नहीं, बट 24 इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखना। 24 इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, 10 कस्टम एयरपोर्ट से, 80 डोमेस्टिक एयरपोर्ट से, 23 डोमेस्टिक सिविल इनक्लेव्स, ठीक है ना, एट डिफेंस एयरफील्ड्स। ओके, उसके बाद एयर इंडिया की अगर हम बात कर लेंगे, ये एक एयरलाइन है। सबसे पहले, ठीक है ना, इंडिया की सर्विस में यही आई। एयरपोर्ट की अगर एयर फ्लाइट्स की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले नाम आता है एयर इंडिया का। इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। इट सर्व्स 102 डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस।
सो एयरलाइन एक्चुअली कब फॉर्म हुई थी? 1932 में एयर इंडिया जो है, एयरलाइन इंडिया की, ठीक है ना, ये इस्टेब्लिश हुई थी। किसने किया था? टाटा ने। ओके, JRD टाटा इज़ टाटा एयरलाइन, और उसका नाम रखा था टाटा एयरलाइन इन 1932 में। ओके, इट लॉन्च इट्स फर्स्ट डोमेस्टिक फ्लाइट बम्बई टू तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो बम्बई टू तिरुवनंतपुरम इसने फर्स्ट अपनी, किसने? एयर इंडिया ने फर्स्ट अपनी फ़्लाइट लॉन्च करी। सो 1953 में क्या हुआ? हमें पता है कि 1953 में गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया, ठीक है, जिससे वो डोमेस्टिक भी नेशनलाइज किया गया। और एक काम भी किया था 1953 एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पासड एयर कारपोरेशन एक्ट, ठीक है ना, एंड परचेज्ड ए मेजॉरिटी स्टेक इन द कैरियर। तो इसका मेजॉरिटी स्टेक इन्होंने परचेज किया, और 2007 में इंडियन एयरलाइंस वाज मर्ज्ड विद एयर इंडिया, ठीक है ना। तो इंडियन एयरलाइंस जो थी उसका मर्जर किया गया एयर इंडिया के साथ। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट आपको ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं, आप याद करना चाहते हो तो यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है ना, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट। और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट मैंने बताया आपको, पवन हंस लिमिटेड, एक्चुअली ये कंपनी है जिसकी सर्विस होती है चॉपर सर्विस, ठीक है ना। तो जहाँ पे टफ क्लाइमेट होगा, ठीक है ना, वहाँ पे ये सर्विसेज चल जाती है। चॉपर इनकी सर्विस होती है, चॉपर मीन्स, ठीक है ना, एयरप्लेन ही होता है। और उसके बाद क्या होता है, इसमें थोड़ा सब्सिडी भी गवर्नमेंट देती है। ओके, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं आप लोगों के, लेकिन इतना ही याद रखो कि पवन हंस जो लिमिटेड है ये एक कंपनी है। ओके, कॉरपोरेशन है, इनकॉर्पोरेटेड इन अक्टूबर 1985 अंडर द नेम ऑफ हेलीकॉप्टर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, ये भी सिविल एविएशन की मिनिस्ट्री के अंडर आती है। ओके, चलिए, आपका एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो यहाँ पे एंड हुआ, ठीक है ना। तो ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस की बात कर लेंगे। ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस की जब बात चल रही है, पाइपलाइंस हम तब लाते हैं जब हमें कोई लिक्विड चीज़ ट्रांसफ़र करनी होगी या कोई गैस ट्रांसफ़र करना होगा, तभी हम पाइप्स जो है वो बेस्ट मेथड होता है इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना वन प्लेस टू अनदर प्लेस, क्योंकि गैस को हम ऐसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इसीलिए हमें पाइप्स की ज़रूरत पड़ती है। सो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट इज़ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए लिक्विड और गैस थ्रू सिस्टम ऑफ द पाइप्स, ठीक है ना। तो ये मोस्ट कन्वीनियंट रहता है लिक्विड्स के हिसाब से, गैस के हिसाब से, ठीक है ना, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इंडिया की अगर बात कर लेंगे, सबसे पहले अगर आप नाम देखोगे, एक नाम आएगा आपको पाइपलाइन में, नाहरकटिया ऑयल फील्ड इन आसाम टू बरौनी रिफाइनरी इन बिहार, ठीक है, रिफाइनरी इन बिहार। तो ये सबसे फर्स्ट पाइपलाइन इन इंडिया है। इट्स अबाउट 1127 किलोमीटर के आसपास है, और इसको किसने कंस्ट्रक्ट किया था? ऑयल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऑयल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑयल के नाम से भी आप इसको पुकार सकते हो। O फॉर ऑयल, I फॉर इंडिया एंड L फॉर लिमिटेड। ऑयल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, ऑयल इंडिया लिमिटेड। उसके बाद नाहरकटिया ऑयल फील्ड के बाद और एक नेटवर्क हमें देखने को मिलेगा जो पाइपलाइंस है, ठीक है ना, पाइपलाइन का नेटवर्क देखने को मिलेगा। एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया ऑफ विच अंकलेश्वर कोयाली, ठीक है ना, गुजरात में दोनों है, अंकलेश्वर कोयाली, मुंबई हाई कोयाली, ये भी पाइपलाइन है। अंकलेश्वर कोयाली भी एक पाइपलाइन है, मुंबई हाई कोयाली भी एक, मुंबई हाई टू कोयाली एक पाइपलाइन है। हजीरा विजयपुर जगदीश, इसको शॉर्ट में बोला जाता है HVJ, H फॉर हजीरा, V फॉर विजयपुर एंड J फॉर जगदीशपुर। ओके, ये इंपॉर्टेंट कुछ पाइपलाइंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस है इंडिया में। ओके, सो HVJ जो है ये एक गैस पाइपलाइन है, याद रखना, ये एक गैस पाइपलाइन है। और इसको बिल्ड किसने किया था? बिल्ड बाय गैल, ठीक है ना, GAIL, गैस अथॉरिटी गैल। ओके, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, और इट इज़ 1750 किलोमीटर लॉन्ग एंड कनेक्ट्स हजारिया इन महाराष्ट्र टू बीजापुर इन MP एंड जगदीशपुर, ठीक है ना, इसलिए बीजापुर, ठीक है ना, नाम इसका क्या है? हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। ओके, सो यूपी में जगदीशपुर आता है, इनको कनेक्ट करती है आपस में। इसकी डिस्टेंस क्या है? 1750 किलोमीटर। सो दिस इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अंडरग्राउंड पाइपलाइन, याद रखना ये बात, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट अंडरग्राउंड पाइपलाइन है।
इट हैज़ ब्रॉट अबाउट अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन इन द इकोनॉमी ऑफ गुजरात, एमपी, राजस्थान, जिन जिन चीज़ों को ये कनेक्ट करती है आपस में, वहाँ पे बहुत बड़ी इकानमी ग्रो हुई है। ओके, सो नेक्स्ट पाइपलाइन आपको देखने को मिलेगी जामनगर लोनी एलपीजी पाइपलाइन, 1269 किलोमीटर की एक पाइपलाइन है जो कंस्ट्रक्ट किया है गेल ने। गेल मतलब कि ये गैस ही होगा, एलपीजी का मतलब भी गैस पाइपलाइन होगा, ठीक है ना, एलपीजी है तो गैस पाइपलाइन ही होगी ये। तो इट कनेक्ट्स द जामनगर इन गुजरात टू लोनी नियर दिल्ली इन यूपी एंड पास थ्रू द स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इन चीज़ों को याद रखना, बट आप ये चीज़ याद रखेंगे जामनगर टू लोनी। ओके, पाइपलाइन जो है जामनगर इन गुजरात एंड लोनी इन दिल्ली। ओके, लोनी इन यूपी। ओके, चलिए रिसेंट की बात अगर करेंगे करंट के हिसाब से, रिसेंटली 1256 किलोमीटर पाइपलाइन कनेक्ट करती है किसको, यानी कि रिसेंटली एक पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट किया जो सालिया, ठीक है, सालाया गुजरात विथ मथुरा यूपी को कनेक्ट करती है आपस में। ओके, तो ये रिसेंटली इस्टेब्लिश हुई है, कंस्ट्रक्ट हुई है। ये सप्लाई करती है क्रूड ऑयल फ्रॉम गुजरात टू पंजाब जलंधर वया मथुरा। OIL, Oil India Limited is in the process of constructing 660 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन फ्रॉम आसाम टू यूपी। ठीक है ना, तो उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इसको मैंने स्टार बना दिया है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंडला गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन, KGPL भी आप इसको याद रख सकते हो। कंडला गोरखपुर पाइपलाइन ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, प्रोजेक्ट जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये गैस पाइपलाइन है, तो कौन इसको मेंटेन करता होगा, कौन कंस्ट्रक्ट करता होगा, बहुत सारी एजेंसीज इसको इस के ऊपर काम करती है। ठीक है, तो इसकी जो आप डिस्टेंस देखोगे दैट इज़ 2757 किलोमीटर लॉन्ग, और जब ये कंस्ट्रक्ट होगी ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट पाइपलाइन बनेगी। प्रेजेंटली इस वक्त वर्ल्ड की लार्जेस्ट पाइपलाइन की बात करेंगे तो HVJ। ओके, HVJ जो है वो प्रेजेंटली वर्ल्ड की लार्जेस्ट अंडरग्राउंड पाइपलाइन है, हज़ीरा विजयपुर जगदीशपुर। ठीक है, तो लेकिन जब ये आपका KGPL जब कंप्लीट होगा ये प्रोजेक्ट, तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो पाइपलाइन है वो बन जाएगी 2757 किलोमीटर। ठीक है ना, कंडला गोरखपुर पाइपलाइन, तो इसके ऊपर ये एजेंसीज काम करती है। तो थैंक यू वेरी मच। तो आज का जो लेक्चर था, आज इतना ही लेक्चर था। तो अब हमारा एक टॉपिक बचता है कम्युनिकेशन, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कंप्लीट किया। अब कम्युनिकेशन में कुछ नहीं बचा, सिर्फ 5-10 मिनट का लेक्चर आएगा इस पर। तो आपका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो बहुत ही डिमांड थी आप लोगों की, हमने वो कंप्लीट किया है। अब आप लोगों का काम है इसके ऊपर अच्छे नोट्स बनाए और एग्ज़ाम के रिलेटेड अपने भी थोड़ा इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है ना, अपने पॉइंट्स भी ऐड कर लेंगे। आपको मैं एक काम होमवर्क देता हूँ, होम टास्क देता हूँ, आपको एयरपोर्ट्स, लार्जेस्ट एयरपोर्ट देखना है, इंडिया में बिजिएस्ट एयरपोर्ट देखना है। इंदिरा गांधी में बोलूँगा आपको, ठीक है ना, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है वो बिजिएस्ट है, लार्जेस्ट देख लो, और कुछ ग्रीन फील्ड जो है उनके ऊपर भी आप थोड़ा नज़र रखो। तो बाकी ओवरऑल हमने ये सिलेबस अच्छे से कंप्लीट किया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू से लॉट। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो आप लाइक करिए प्लीज़, और बाकियों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट।